नमस्कार। सभी प्यारे विद्यार्थियों का क्लास में हार्दिक स्वागत है। सभी को प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। ऐसे जीवन में आप के लिए हम कामना करते हैं आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और साथ में आज सभी के लिए बहुत अच्छा दिन है। सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गुरु पूर्णिमा पर मैं आप सभी के लिए यही दुआ कर सकता हूँ, यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप भगवान आपको तरक्की दें। आप गुरुओं के जो भी आपके जीवन में गुरु रहे हैं उनकी कृपा से आप जीवन में निरंतर आगे बढ़े और अपने जीवन को सफल बनाएं, सफलता के कदम छुएं। और इसी आशा और कामना के साथ आज अपनी क्लास शुरू करते हैं राजस्थान इतिहास की, जहां अपने राजस्थान इतिहास में अपने जालोर के चौहान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सामंत सिंह तक पढ़ा था। आज जालोर के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक कानड़ देव चौहान की बात करेंगे, जिनका शासनकाल रहा था 1305 से 1311 तक। वीरतापूर्वक अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए वो और उनके पुत्र वीरमदेव क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसके ऊपर आज विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की, माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कि सभी को माँ सरस्वती हमें इतनी सद्बुद्धि और ज्ञान दे कि हम अपने जीवन में क्या हो सके, आगे सफल हो सके। चलिए, तो अपने बात करते हैं कानड़ देव चौहान का, जिनका शासनकाल रहता है 1305 से 1311। पहले कुछ बातें लिखेंगे, उसके बाद अपने इनके पूरी डिटेल की जानकारी लेंगे। कानड़ देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। 1 मिनट रुकना भाई। चलिए, कॉल आ रहा था। चलिए, अपने बात कर रहे थे कानड़ देव चौहान के पिता का नाम क्या था, सामंत सिंह। क्योंकि इनसे पहले इनके जो राजा थे वो अपने कौन थे, सामंत सिंह। तो सामंत सिंह के ये क्या थे, बेटे थे। तो सामंत सिंह के पुत्र थे। इनके खुद के बेटे का नाम क्या था, वीरमदेव चौहान था। भाई मालदेव सोनगरा था, जिसको मुच्छाला मालदेव कहते हैं, वो आगे अपने बात करेंगे। तो इन सभी के ऊपर अपने चर्चा करते हुए आगे की बातों को लिखते हैं। एक, तो इनमें अपने ये लिख सकते हैं, जालोर के सबसे प्रतापी शासक वह, और जालोर के क्या थे, अंतिम शासक थे। प्रतापी शासक भी थे और आपके क्या थे, अंतिम शासक भी थे। इसके बाद जालोर का क्या हो गया था, वहां पे जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया था, अधिकार हो गया, वह अंतिम शासक। ऐसे भी अपने लिख सकते हैं, जालोर के क्या थे, अंतिम शासक भी थे और सबसे प्रतापी शासक थे। अब इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय की बात करें तो पिता का नाम क्या था, पिता सामंत सिंह। पिता का नाम क्या था, सामंत सिंह था। सबको पता है, क्योंकि हमने पहले जो राजा पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, इनसे पहले जो सामंत सिंह पढ़ा था। इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी कौन थी, जैतल दे। पत्नी का नाम क्या था, जैतल दे। पत्नी जैतल दे। पुत्र कौन था, वीरमदेव। पुत्र पुत्र था वीरमदेव और भाई था मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा क्या था, इनका भाई था। तो ये इनका बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि भाई, पत्नी, पिता, क्योंकि आगे जाके ये अपने बहुत काम आने वाले हैं। अब देखिए, आपको पता है कि
इनके समय अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है, आक्रमण होता है। क्या होता है भाई, अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है, आक्रमण। क्यों होता है वो भी आपको बताता हूं मैं। देखिए होता क्या है कि ये अपना एक तरीके से मान लो राजस्थान था, यहाँ दिल्ली था, ये क्या था, दिल्ली, और इधर क्या पड़ता था, गुजरात, इधर क्या पड़ता था, गुजरात। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां, नुसरत खां के नेतृत्व में अपनी एक सेना भेजी गुजरात के आक्रमण के लिए। और यहाँ आपका क्या था, जालोर, यहाँ पे क्या था, जालोर। तो जब जालोर से रास्ता मांगा गया, जालोर से अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रास्ता मांगा, तो कानड़देव ने कहा कि वो लोग, वो उसकी सेना जो हिंदू धर्म के लोगों को मारती है, ब्राह्मणों पे अत्याचार करती है, पशुवध करती है, गायों की हत्या करती है, ऐसी सेना को मैं अपने राज्य से नहीं होके जाने दूंगा। तो कहने का मतलब था कानड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी को अपने राज्य से जाने नहीं दिया। फिर इनको क्या होता है, आगे जब अपने पढ़ेंगे तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है, जालोर से न जाकर कहाँ से जाती है, यहाँ पड़ता था आपका चित्तौड़, चित्तौड़ से होकर फिर कहाँ जाती है, गुजरात। और चित्तौड़ वाले जो शासक थे उन्होंने इनसे क्या लिया था, टैक्स लिया था। जो रतन सिंह के पिता थे ना, उन्होंने क्या लिया था, टैक्स लिया था। तो आगे फिर कारण चित्तौड़ का भी यही बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स लिया था चित्तौड़ वालों ने, और जालोर वालों ने सेना नहीं जाने दी। फिर कहते हैं कि इन्होंने गुजरात को खूब लूटा, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को खूब लूटा सेना ने, और वहां के मंदिरों की मूर्तियां उसको तोड़ तोड़ के उनके टुकड़े करके कहाँ चल रहे थे, दिल्ली की ओर। और दिल्ली जाते हुए जालोर से होकर जा रहे थे वापस। तो इसका पता लगता है इसको कानड़देव चौहान को। तो कानड़देव का जो आपका सेनापति था, जो प्रधानमंत्री बोल था, सेनापति भी था, जेता देवड़ा। कानड़देव का एक व्यक्ति आएगा, कौन, जेता देवड़ा। ये जेता देवड़ा क्या करेगा, इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना को ऊपर भाई पहले समझाने के लिए जाएगा, फिर ये लड़ाई करते हैं। तो जेता देवड़ा इनसे जितना भी लूटा हुआ माल था सब लूट कर किसके पास आ जाता है, आपके कानड़देव के पास आ जाता है। अब ये सेना जाती है वापस कहाँ, दिल्ली। तो अलाउद्दीन ने कहा कहाँ है वो लूटा हुआ माल, कहाँ है वो तोड़ी हुई मूर्तियां। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी मूर्तियों को तोड़वा कर क्या करता था, कसाईयों में बंटवा देता था। किसमें, कसाईयों में, ताकि वो कसाई है जब मांस वगैरह तोले तो उनके वो मांस वाले हाथ है उन जो हिंदू धर्म की मूर्तियां उनके ऊपर लगे, अपवित्र धर्म को मतलब कुल मिला के अपवित्र करने के लिए ऐसा काम करता था। तो सेना ने कहा भाई नहीं है, कहाँ गया, कि हम वहां से गुजरात से आ रहे थे और वो जालो राड़ो एक जगो कानड़देव चौहान है बन के करो आप व्यक्ति ने भेजो जेता देवड़ा ने बां के करो हमारे पर आक्रमण कर दियो और सारो लुटेड़ो माल के कर दियो ले गया, मैं तो मसा जान बचा आया। तो अलाउद्दीन खिलजी का कहते हैं कि यही कारण रहा होगा कि जिसने क्या किया, आपके जालोर पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो अपने पढ़ते हैं कारण अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण के कारण क्या क्या रहे होंगे, उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। आगे कहानी भी आएगी, अभी कहानी नहीं आएगी, अभी कहानी मैं सुनाऊंगा आपको, चिंता न करें। तो अलाउद्दीन खिलजी का जालोर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर आक्रमण। कि अलाउद्दीन खिलजी है वो जालोर पर आक्रमण क्यों करता है, उसके क्या कारण थे, उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला कारण ही अपने लिखेंगे, पहला कारण क्या लिखेंगे, 1298 में, 1298 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात कौन से आक्रमण पे जा रही थी, गुजरात आक्रमण किया। तो गुजरात आक्रमण किया तो मार्ग में जालोर, मार्ग में कौन सा क्षेत्र पड़ता था, मार्ग में कौन सा पड़ता था, जालोर पड़ता था। और जालोर कारण देने
जालोर पड़ता था। कानड़ देव ने कहलवाया, क्या कहलवाया कि वो सेना जो हिंदुओं को मतलब शाही सेना है को अपनी सीमा से गुजरने ना दिया जाए। कानड़ देव ने सीधा ऑर्डर दे दिया कि इस शाही सेना को जालोर से होकर ना गुजरने दिया जाए। कहलवाया कि शाही सेना को अपने राज्य के मार्ग से न होकर गुजरने दिया जाए। क्योंकि कानड़ देव जानता था ये सेना हिंदू विरोधी है, ब्राह्मणों पे अत्याचार करती है, पशु वध करती है, इसलिए कानड़ देव ने कहा भाई हम आपको नहीं जाने देंगे यहां से। ठीक है। हाँ, इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जब गुजरात जा रहे थे उलूग खां, नुसरत खां, है ना, ये इसकी सेना का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। अब जानता जानता बढ़त लगी भाई, जद का नहीं रस्तो नहीं दियो तान के लगी बढ़त लगी। तो उलूग खां और नुसरत खां इस सेना का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। तो ये जब मेवाड़ के मार्ग से निकल रहे थे, कौन से मार्ग से? मेवाड़ के मार्ग से निकल रहे थे। तो जालोर के राज्यों को इन्होंने क्या किया? नष्ट भ्रष्ट किया। मतलब वहां के राज्य जो छोटे छोटे गांव थे उनको क्या कर दिया? नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और लौटती बार सेना जालोर की सीमा से निकली थी। तो जाते जाते इन्होंने, इनको ये पता नहीं था हम जाते जाते किसी राजा को नुकसान पहुंचा रहे, तो आना तो वहीं से पड़ेगा भाई, आनो तो भी रास्ते ही पड़सी जय वकीन करते। तो अंतिम टाइम कानड़ देवांग काम कर दियो। तो इस समय खिलजी सेना का, इसी में लिख दे, इस समय खिलजी सेना का नेतृत्व उलूग खां, एक तो कौन कर रहा था? उलूग खां, और एक था नुसरत खां, जो आगे रणथंभौर में भी पढ़ेंगे। उलूग खां नुसरत खां भाई और भतीजा थे। नुसरत खां कर रहे थे जो मेवाड़ के मार्ग से जाते समय जालोर राज्य के कुछ क्षेत्रों को नष्ट भ्रष्ट किया। मतलब जाते जाते इन्होंने क्या कर दिया? कुछ क्षेत्रों को नष्ट भ्रष्ट किया। तो वो जो गांव के लोग थे वो कानड़ देव के पास आए, और कानड़ देव ने कहा भाई बा सेना ये जगह जाते जाते मारो गांव उजाड़ गए। तो कानड़ देव को ना चिंता करो, बा नाणु आपना मार्ग माखरी आणु पड़से, जय गेन करबे। आंती टाइम आप वो काम कर दस्या, जितो नुकसान कर गए डबल भरपाई करवाऊंगा वहां। तो जैसे ही कहा जाता है गुजरात की सेना वापस, गुजरात से ये सेना वापस आ रही थी, कानड़ देव हाँ भाई लाओ। कानड़ देव जेता देवड़ा ने कहा मांगो रुपया लिया कि जको जको नुकसान कर गया मैं भरपाई कर जो, नहीं तो अठी मारूंगा साड़ान पटक पटक के। तो जेता देवड़ा जाता और उनके बातचीत करता है, ये आनाकानी करते हैं आपके, 3-5 करते हैं, कौन? नुसरत खान, उल्लू खां। जेता देवड़ा का सावल रहो तो ठीक है, नहीं तो 2-4 कान्ना में और पड़े लिखा रहे, और है जो कोई थारू लूट ले ला। तो कहते हैं इस बात पे दोनों बीचों में गुटों में क्या हो गई? गर्मा गर्मी हो गई और लड़ाई होनी शुरू हो गई। जेता देवड़ा के दाड़ो बाने, तो जेता देवड़ा मांग ऊपर कर दियो आक्रमण, और सेना भाई बापड़ी उल्टा पैर चपला भागी दिल्ली का नहीं हो जी, तो माल सारो ही छोड़ गया। गुजरात में जको जको लूट ले आने सारो सोनो चांदी रुपया सब छोड़ गया। तो कानड़ देव बान रुपया ने वापस अपने राज्य में क्या कर दियो? लगा दियो। लोगों ने कहा भाई थारो जितो नुकसान उड़े डबल ले जाओ। तो लौटती बार विजय सेना जालोर की सीमा से निकली। लौटती सेना जालोर मार्ग से निकली।
किस मार्ग से निकली? जालोर मार्ग से निकली। मारवाड़ी आपको, मेरे को लगता है कि सबको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं हिंदी बोलने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जो मारवाड़ी में समझाने का मजा है ना वो हिंदी में नहीं है। ठीक है। हाँ, अब कौन जाएगा? जेता देवड़ा। तो कानड़ दे का मुख्यमंत्री कानड़ देव का मुख्यमंत्री जेता देवड़ा मुस्लिम सेना से भेंट करता है। भाई जाता है, मुस्लिम सेना के पास जाता है कि भाई हाँ, आपने जो जाते वक्त हमारे राज्य को नुकसान पहुंचाया उस राज्य के आप क्या कर दो, भरपाई कर दो, है ना। और इन्होंने कहा कि भाई हम भरपाई नहीं करेंगे। तो जेता देवड़ा ने यह भी कहा था कानड़ देव को कि युद्ध करना क्या है? अनुचित है। युद्ध करना क्या है? हमारे लिए अनुचित है, क्योंकि ये बड़ी सेना है, कल को अपने पर आक्रमण कर दे। लेकिन कहते हैं ना, किसी के चुल मची रहती है, तो उलूग खां की बड़ी चुल मची हुई थी युद्ध करने की। तो उलूग खां से इस जेता देवड़ा का क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। और उधर आपको पता है मंगोल जो थे आपके, मंगोलों ने भी उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। मंगोल थे वो आपके पता है रणथंभौर, जब अमीर की बात करेंगे तो वो रणथंभौर चले जाते हैं लूट के लेकर माल, और इधर आधा माल कौन लूट लेता है? आपका जेता देवड़ा लूट लेता है। तो जो आपके कहब्रू है, अपने बात करेंगे उनकी सबकी, तो वो कहब्रू मंगोल शासक थे। वो कहाँ चले जाएंगे? रणथंभौर चले जाएंगे, उलूग खां को ये पीट देंगे और पैसा सारा लेकर कहाँ जाएगा? जालोर आ जाएगा। तो सेना से भेंट करता है जेता देवड़ा ने। जेता देवड़ा ने कानड़ देव को कानड़ देव को क्या कहा कि युद्ध करना क्या है? अनुचित है। कानड़ देव को कहा युद्ध करना अनुचित है। भाई युद्ध करना हमारे लिए क्या है? अनुचित है। तो उसी समय कौन आएगा? उलूग खां। उलूग खां आएगा, और उलूग खां क्या करेगा? उलूग खां उसी समय, उलूग खां खेमे में मंगोल सिपाही होते हैं, जो आपके कहब्रू होता है एक, तो उलूग खां के खेमे के विद्रोही मंगोल कौन होते हैं? मंगोल। मंगोल ने, उलूग खां के खेमे में कौन थे? मंगोलों ने क्या कर दिया? लूट का धन लौटाने से मना कर दिया कि हम आपको लूट का धन नहीं देंगे। मंगोल ने लूट का धन लूट का धन लौटाने से मना कर दिया। कि क्या दे दिया भाई थाने? ये मसासी में लूट के लाया, मतलब गुजरात से हम मुश्किल से लूट के लाए हैं, और आप कह रहे हो ये धन हमें दे दो, तो हम आपको ये धन नहीं देंगे। तो मंगोलों ने ये क्या कर दिया? लूट का धन लौटाने से मना कर दिया, है ना। और फिर क्या हो गया? पूर्ण सेना में असंतोष भर गया। और फिर क्या हो गया? दोनों युद्धों में क्या हुए? हमला हुआ, जिसमें जेता देवड़ा ने क्या किया? सारा का सारा माल लूट कर जालोर ले गया, और उलूग खां जान बचाकर भागा था। उलूग खां के खेमे में विद्रोही मंगोल ने लूट का धन लौटाने से मना कर दिया, तथा सेना में असंतोष व्याप्त हो गया, तथा विवाद होने के कारण जेता देवड़ा ने शाही सेना पर आक्रमण किया,
तथा उसके लूटे हुए धन को लूट लिया तथा उलूग खां जान बचाकर भागा। उलूग खां क्या हो गया आपका, जान बचाकर वहां से भाग निकला था। तो ये भी कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आपके वहां पे आक्रमण किया था। तो एक कारण ये हो गया। जबकि मनोद नैन्सी की कथा क्या कहती है, मनोद नैन्सी कथा ये कहती है कि जब कानड़ देव के ऊपर आक्रमण किया, किसने, आपके अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में। तो 1305 में एन उल मुल्क मुल्तानी आता है, वो संधि करवा देता है, और संधि के तहत कानड़ देव कहाँ चला जाता है, कानड़ देव को कहाँ बुलाया जाता है, दिल्ली में। लेकिन कानड़ देव खुद न जाकर अपने बेटे वीरमदेव को भेजता है। कौन भेजता है, वीरमदेव। चलिए अब अपनी बात करते हैं कहानी की। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये होता है कि 1305 में आक्रमण करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर। और जालोर का जो कानड़ देव होता है, जालोर का कौन होता है, कानड़ देव, ये क्या कर लेता है, संधि कर लेता है, किसके साथ, इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि होती है, इनको बुलाया जाता है कहाँ पे, दिल्ली। कहाँ बुलाया जाता है, दिल्ली। तो कानड़ देव कहते हैं 1305 से 1308 तक दिल्ली में रहता है। और रहता है तो एक बार दरबार में अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि कोई हिंदू शासक नहीं है जो मेरा सामना कर सके, है ना, हिंदुओं में इतनी हिम्मत नहीं है। तो कानड़ देव को बड़ा गुस्सा आता है। कानड़ देव कहता है कि ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ जालोर, और तेरे में हिम्मत है तो आक्रमण कर लेना, तेरे को देखूंगा युद्ध में। तो कानड़ देव वहां चुनौती देकर 1308 में कहा जाता है, जालोर आ जाता है। और जालोर में आक्रमण होता है। और यहाँ तब जालोर का जो कानड़ देव होता है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या करता है, युद्ध करता है। और युद्ध में क्या हो जाता है, वीर गति प्राप्त हो जाता है। एक कारण तो ये बताया जाता है। दूसरा कारण मनोद नैन्सी क्या बताता है, मनोद नैन्सी क्या बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी और जो आपका कानड़ देव था, इनके बीच संधि होने के बाद क्या कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं गया था। उसने अपने बेटे किसको भेजा था, वीरमदेव को। किसको भेजा था, वीरमदेव। और वीरमदेव कहते हैं कि सबसे सुंदर राजकुमार था, बहुत सुंदर राजकुमार था, जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है। तो कहते हैं कि दरबार जब लगता है तो अलाउद्दीन खिलजी उससे पूछता है, क्योंकि वीरमदेव के क्या थे, शरीर पे बाल नहीं थे, जो मर्दों के अपने ऐसे बाल है ना, ये से बाल नहीं थे। तो अलाउद्दीन खिलजी उसे वीरमदेव से मजाक करता है कि भाई वीरमदेव तू बता, तेरे शरीर पर बाल किया कौन है, तो महिला टाइप को लगा है। तो वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर दिया वापस कि भगवान जगह टाइम खुदा जिसके समय बुद्धि बांट रहा था, तो मैं बुद्धि वाली दुकान पे 2 बार चला गया था। और जब भगवान बाल बांट रहे थे ना, तब तुम बाल वाली दुकान पे 2 बार चला गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाता है कि इसने मेरी क्या कर दी है, बेइज्जती कर दी है। तो अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा जब पता चलता है तो लोगों में मजाक बन जाता है कि देखो कितना गजब का राजकुमार है, कि अलाउद्दीन खिलजी को फट से क्या देता है, उत्तर देता है, मतलब तर्क वितर्क बहुत जल्दी करता है, बड़ा बुद्धिमान और बहुत गजब का राजा है। अलाउद्दीन खिलजी बोलती बंद कर दी, अलाउद्दीन खिलजी बेइज्जती कर दी बनतो कि तू है सालो रींछ वर्गो, और मेरे में तेरा नाम ज्यादा की बुद्धि मेरे कन डबल है, तेरे कन बाल ही डबल है, खाली बाल की दुकान है तू तो ये सब बातें धीरे धीरे फैलती हुई राज्य में फैल जाती है। और जबकि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी, फिरोजा, बेटी का नाम क्या था, फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की जगह छोरी को नाम हो गई, नाम हो फिरोजा। अब भाई इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालेड़ी, वीडियो डालेड़ो वीरमदेव को कि भाई इसो गजब को राजकुमार है, कहानी पूरी बताई डी। तो भाई छोरियां देखी, और छोरियां देखते गई फिरोजा कने कहा ला तने एक इंस्टाग्राम पर रील दिखाऊं। वह रील दिखाई, क्या भाई वाह क्या बेटी, भाई मेरे बाप ने उत्तरी तो गजब को दियो, बेटी बिन देखते। और देखियो किने, विरमदेव ने। और लड़कियों को जब इतनी उत्साही देखा तो फिरोजा ने कहा भाई एक बार मैं उसको देखना चाहती हूँ, किसको, विरमदेव को। किसको देखना चाहती हूँ, विरमदेव को देखना चाहती हूँ। तो कहते हैं कि फिरोजा ने देखने की इच्छा जाहिर की, किसकी, विरमदेव को। तो विरमदेव को जब देखने की इच्छा जारी की, तो ये जैसे आपका
ये जैसे यहाँ अलाउद्दीन खिलजी बैठा है और यहाँ पे क्या लगा हुआ था, दरबार लगा हुआ था, यहाँ पे सारे राजा, यहाँ पे जितने भी राजा थे सारे बैठे थे। यहाँ आगे आगे विरमदेव बैठा था, आगे आगे कौन बैठे हो, अपना विरमदेव। और कहते हैं कि इस दीवार के ऊपर ऐसे झरोखे बने हुए थे, मतलब यहाँ पे क्या बने हुए थे, झरोखे, क्योंकि पहले रानियां इन झरोखों से इस दरबार को देखा करते थे। तो फिरोजा ने भी विरमदेव को देखने के लिए झरोखे में जब आई, और उन सभी में से एक ही इतना सुंदर राजकुमार, वास्तव में हकीकत में बहुत सुंदर था विरमदेव, अपने इतिहास में सबसे सुंदर राजकुमार हुआ है। तो जैसे फिरोजा ने विरमदेव के ऊपर नजर गई, फिरोजा को देखते ही पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, मतलब देखते विरमदेव ने देखते ही फिरोजा तो पिघल गई। अल्लाह, आपा तो ये आज ब्याह यूं ही कर से, ब्याह करूंगी तो ये विरमदेव में करूंगी। मतलब देखते ही फिरोजा घायल, तो पागल हो गई उस विरमदेव के लिए, और कहती है कि उसके प्रेम में फंस गई, कौन है, फिरोजा। अब हुआ क्या, फिरोजा उस विरमदेव की, क्योंकि विरमदेव को महल में ठहराया हुआ था, अब ठहराया हुआ था तो हुआ क्या कि जैसे ही ये, जैसे मान लो कि ये महल है किसका, विरमदेव का, यहाँ रुका हुआ था विरमदेव। अब विरमदेव के भाई अलाउद्दीन की खिलजी की जगह नौकराने आई, वे विरमदेव कने पानी जलाती, कने रोटी जलाती, तो वे नौकराने जगह, नौकराना जकी आती विरमदेव कने, बिंग जगह आप फिरोजा वहां नौकराने के भाई थे नहीं जाओगे, अब तो विरम मेरो है, मेरो विरम है, मैं सेवा करूंगी मेरे विरम की। अब्बा कौन, फिरोजा, फिरोजा विरमदेव के कमरा मानती, पानी ले, विरम पानी चाहिए के, विरम रोटी चाहिए के, विरम खानो चाहिए के, इं कर बिन गेड़ा लगाया 10-15, भाई एक बार मैं तो बनी किया कह दूं भाई मैं तेरू ब्याह करूं, मैं तेरू प्रेम करूं, 10-5-7 दिन ब्याह आगे लारे करया, और बिन देखने को मौको मिल जाता, और देखते बातों यहाँ, हा हा के बात है नहीं, प्यार हुआ है, इकरार हुआ है तुमसे, न जाने कब से मिलना है सजना तुमसे, है ना, इस तरह की कुछ फीलिंग आने लगी उसको, क्योंकि नया नया प्रेम था, मिलने की खुशी थी। तो अब एक बार मौका देखा, किसने, फिरोजा ने, रात का समय था, सायकाल का समय था, और बड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और सूरज अपनी दिशा में छिप रहा था, और फिरोजा आई खाने के साथ एक गुलाब लेके, और जैसे विरमदेव ने खाना खाया और वो गुलाब देते हुए फिरोजा ने विरमदेव को कहा, मैं थारो हूँ बहुत प्रेम करूं, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, आई विल मैरी यू, मैं तेरू ब्याह करना चाहूँ, मैं तेरू शादी करना चाहूँ। अब विरमदेव तो वहां मना कर दे, तो विरमदेव को पता है कि हाथों हाथ मना कर दे तो सुल्तान की बेटी है, सुल्तान 1 मिनट लगेगा मेरे को मार देगा, मेरे यहाँ तो सैनिक भी नहीं, अकेला हूं। तो वहां उसने, क्योंकि बुद्धिमान था तो बुद्धि लगाई उसने, उसने कहा देखिए राजकुमारी जी, मैं अचानक कैसे फैसला ले लूं तुमसे शादी करने का, प्रेम तो तू करती है, मैं तो तुझसे, भाई मैंने टाइम तो चाहिए नहीं भाई, तेरू ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं आपको सुबह इस बात का उत्तर बताऊंगा। फिरोजा का चलो ठीक है, इतना दिन वेट कर लिया, रात रात वेट और कर लिया। अब फिरोजा के मन में लड्डू फूट रहे थे कि सुबह तो हाँ ही हाँ सी, सुबह तो हाँ ही हाँ सी। विरमदेव क्या करता, उसी रात को कहते हैं कि अपने घोड़े को लेकर यहाँ से फुर हो जाता है, इस जगह इस महल से फुर होकर कहाँ गया, वापस कहाँ गया, जालोर आ गया, कहाँ गया, जालोर। अब जालोर आया, फिरोजा सुबह उठी, सुबह वो तो क्योंकि रात को नींद की ना हुई यहाँ ये कंडीशन में, सुबह उठी 6 बजते ही बाजी की से कमरा का नहीं, बाजी आप गए विरमदेव वाला कमरा का नहीं, और विरमदेव तो बेटा हो ही कौन, विरमदेव हो ही कौन हो। अब इनकी समस्या होगी विरमदेव गए कि नहीं, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, विरमदेव नहीं आया, और शाम को जब विरमदेव नहीं मिलता तो शाम को एक व्हाट्सएप पे मैसेज करती है, एक गाना लिख कर भेजती है, किसको, विरमदेव को, और उस गाना, वो गाने के बोल क्या थे सुनना आप, आधी रात ने महलू बाजो, आधी रात ने महलू बाजो लेके घोड़ो हाथ में, आधी रात ने महलू बाजो लेके घोड़ो हाथ में। तो विरमदेव उत्तर क्या कहता है, दिन में तो मन ढूंढे अलाउद्दीन खिलजी, आऊंगा आधी रात में, दिन में तो मन ढूंढे अलाउद्दीन खिलजी, आऊंगा आधी रात में, मतलब आधी रात को ही आऊंगा, दिन में तो आऊंगा तो मार देंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो फिरोजा को पता चल जाता है कि ये जालोर चला गया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती है, और अलाउद्दीन खिलजी को कहती है कि पिताजी ऐसी बात है, मैं उस व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी भी मना कर देता, कर नाम आरामखोर, नामाकुल बेटी, तेरी ये हिम्मत कैसी हुई कि काफिर से शादी करने की। तो फिरोजा रोन लग जाए, लड़कियां का एक रोन को आई हुआ है, रोन रोनते ही बस शाम लो काम खत्म है।
पापा काश मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी माँ मेरे ब्याह करा देती, कोनी मेरी माँ कोनी जने थे यहाँ करो नहीं, कोई बात कोनी यहाँ कर। फिरोजा इमोशनल करेगी ना अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ सोचा कि यार बिना माँ की बेटी है, एक बार कोई चीज मांगी है, चलो इनको ब्याह करा। तो अलाउद्दीन खिलजी का ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी क्या कर सकता हूँ, उसके साथ शादी कर दूंगा। लेकिन फिरोजा कहते हैं कि वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो जालोर चला गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के हम आक्रमण करते हैं, किसके ऊपर, जालोर के ऊपर। भी वो कानड़ देव घणो उछले तो बिंग ऊपर आक्रमण करा और तेरो ब्याह भी सा करवा दिया। फिरोजा कहते ना पापा ना, मेरे प्रेम पर आप आक्रमण नहीं कर सकते, मेरे प्यार के ऊपर आक्रमण ना करे, मैं खुद जाऊंगी और मेरे प्यार ने ले रहूंगी। अलाउद्दीन खिलजी का ठीक है बेटी तो चली जा, कोई बात नहीं है। तो फिरोजा आती है कहाँ, फिरोजा कहती है कि जालोर आती है। फिरोजा कहाँ आती है, जालोर। और जालोर आती है, जालोर आती है तो जालोर में कौन होता है, कानड़ देव, कानड़ देव होता है। और जैसे ही जालोर का वो दरबार खुलता है, गेट खुलता है और कानड़ देव सामने होता है, जा फिरोजा ली चुनीर, ससुर जी प्रणाम नमस्कार, ससुर जी दोग देऊं, राम राम पग लागू। कानड़ दे के भाई कौन है तू, मैं तो तन जानू ही कौन है तू, और तू मन ससुरो किया क्या ससुरो जी थे मारी बात जानो कौन, मारी बहुत लंबी लव स्टोरी है। कानड़ दे के किसकी लव स्टोरी, किसकी प्रेम कहानी के, मैं तो कुछ समझो कौन है। क्या थारो जो मेरो जो विरम है, मेरो विरम प्यारो विरम है, विरमू है, वो मेरू बहुत प्यार करे। और मैं बिन शादी खातर क्यों बण मन क्यों शादी खातर दिन के बतायो, पर बण मन धोखो दे दियो प्यार में। कानड़ दे धोखो दे दियो, ये तो गलत बात है बेटी, धोखा कैसे दे के आ सकता है। और मैं अलाउद्दीन खिलजी की बेटी हूँ, इतो सुनते कानड़ दे गए यार रोम रोम कर, मुसलमान लड़की और मेरो छोरो हिंदू ब्याह क्या केस का है। अब फिरोजा ने जब ये बात बताई कानड़ देव ठीक है बेटी, अगर तू सही है, तेरा प्रेम सच्चा है और वो भी तेरे से प्रेम करता है तो मेरे को शादी से कोई आपत्ति नहीं, मैं तेरा ब्याह करवा दूंगा उसके साथ। चलो विरम ने तो पूछा, तो विरम को बुलाया जाता है, हेलो मारे कानड़ देव, ओ विरम, विरमिया, ओ विरमिया नीचे उधर। कानड़ देव गुस्सा तो था ही मुस्लिम लड़की के साथ। अब कानड़ देव को ये पता नहीं था विरम तो भाग्य, विरम तो शादी नहीं करना चाहता। तो होता क्या है कि विरम देव को नीचे आते हैं, नीचे आके बुलाते हैं और विरम देव को देखते फिरोजा, क्या बात है, देखते रोम रोम खिल जाता है। विरम देव को कहती है, हे मेरे प्रेम के देवता, हे मेरे प्यारे इश्क, प्यारे लवर, तू मेरे को रात को कह के आया था मैं तेरे को सुबह जवाब दूंगा, तू भागे आ गया। तो विरम देव कहता है अगर मैं वहां तेरे को मना करता तो तू अपने बाप को कहती रोने लग जाती और तेरा बाप मेरे को जिंदा छोड़ता, क्या नहीं छोड़ता। तो इसलिए मेरे को मजबूरी में रात को क्या करना पड़ा, वहां से दिल्ली से भागना पड़ा। तो फिरोजा क्या कहती है, फिरोजा कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, शादी करने चाहती हूँ और तुम मेरे से ब्याह कर, ब्याह करूंगी तो तेरे से, नहीं तो मैं कुंवारी ही मरूंगी, शादी तो तुझसे करूंगी वरना कुंवारी मर जाऊंगी। तो विरमदेव आता है ऐसे बड़े स्टाइल में, ऐसे है ना, इतना ऐसे आता है एकदम जोर से ऐसे आता है। और वो जो लव लेटर होता है किसका, फिरोजा के इस तरह का एक लव लेटर होता है, और वो लव लेटर को पढ़ता है कौन, विरमदेव। और उस लव लेटर को ऐसे फाड़ता है, इस तरह फाड़ता है, किस तरह, इस तरह फाड़ देता है। और एक बात बोलता है फिरोजा का को कि मामू लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, जे मैं परनीजू तुरकणी तो उल्टो उगे भान। क्या बोलता है, मामू लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं परनीजू तुरकणी तो उल्टो उगे भान। फिरोजा समझी कोनी, मारवाड़ी आंती कोनी। तो वीरमदेव उसको समझाता है कि मामू लाजे भाटिया, यानी अगर मैंने तेरे शादी की तो मेरे मामा जो भाटी में, यानी उसका जो फिरोजा का विरमदेव का जो ननियाल था वो भाटियों में था, कि भाटी है उनको लज्जा हो जाएगी, वो शर्म से मर जाएंगे। कुल लाजे चौहान, अगर मैंने मुसलमान लड़की से एक आपके तुर्क महिला से शादी कर ली तो मेरा कुल है वो लज्जित हो जाएगा। कुल लाजे चौहान, चौहान जो मेरा कुल है वो पूरा लज्जित हो जाएगा, उस पर धब्बा दाग लग जाएगा। जे मैं परनीजू तुर्कणी, जे अगर मैंने मुसलमान लड़की से शादी कर लेता हूं तो उल्टो उगे बान, तो वो क्या हो जाएगा, तब सूरज क्या होगा, उल्टा होगा, पूर्व से आपके न होकर पश्चिम से उगेगा। तो ऐसा करते हैं। तो फिरोजा वहां एक गाना गा के आती है कि दिल तोड़ के हंसता है मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। अब फिरोजा वहां से ऐसा गाना करके
निकल जाती है और फिर आके पापा को कहती है परदेसी परदेसी भूल जाना नहीं, लेकिन वो तो भूल गया। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि अपनी सेना भेजता है और सेना भेजकर आक्रमण करता है किसके ऊपर, जालोर के ऊपर। और फिर इस आक्रमण के दौरान विरमदेव क्या हो जाता है, अपने पिता के साथ वीरगति को प्राप्त होता है और उसकी जो सेना होती है अलाउद्दीन खिलजी की, वो वहां से विरमदेव की कहते हैं गर्दन काट कर लाते हैं और फिरोजा उसका अंतिम संस्कार करती है, वो भी हिंदू धर्म से। और फिर उसकी जो राख की जो अस्थियां होती है उसमें दिल्ली के पास में आपको पता है यमुना नदी बहती है, उस यमुना नदी में कूद कर अपनी जान दे देती है। जीऊंगी भी तेरे साथ मरूंगी भी तेरे साथ, ऐसा गाना गाते हुए यमुना के अंदर क्या हो जाती है, कूद जाती है। और ये आपकी कौन सी कहानी थी, द लव स्टोरी ऑफ फिरोजा एंड विरम देव। विरम देव और फिरोजा की क्या थी, ये कहानी थी। तो इस तरह फिरोजा और विरम देव की कहानी भी बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण करने का कारण। तो चलिए अपने बात करते हैं नंबर बी की कथा, नंबर बी के बारे में बात करते हैं अपने, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब 2 नंबर जो कारण था, दूसरा कारण, दूसरा कारण कौन बताते हैं, मुनोत नैन्सी, मुनोत नैन्सी की रोचक कथा है ना, मुनोत नैन्सी की रोचक कथा। नंबर 2 लिखिए, मुहनोत मुणोत नैणसीरी कथा। मुणोत नैणसीरी कथा कहानी पसंद आगी लगे मने। जब कानड़ देव का पुत्र जब कानड़ देव का पुत्र विरमदेव, जब कानड़ देव का पुत्र विरमदेव अलाउद्दीन के दरबार में, अलाउद्दीन के अलाउद्दीन के दरबार में सेवा में, अलाउद्दीन दरबार में सेवा में, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वो जाता है, अलाउद्दीन की सेवा के दरबार में उपलक्ष्य में रहता है, सेवा में उपलक्ष्य, सेवा में उपलब्ध रहता है। तो उसकी बेटी का नाम क्या था, फिरोजा। तो फिरोजा उसके प्रति राजकुमारी जो फिरोजा होती है, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी, अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी कौन थी, फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री या बेटी फिरोजा पहली नजर में जादू कर दिया ना, वही फिरोजा प्रेम करने लगी, फिरोजा विरमदेव से, विरमदेव से प्रेम करने लगी, प्रेम करने लगी। किससे, विरमदेव से क्या करने लगी, प्रेम करने लगी। विरम को उसके विवाह के लिए बाध्य किया गया, विरम को फिरोजा ने क्या किया, विवाह के लिए बाध्य भी किया था। विरम को, विरम है ओ मेरा विरम, विरम को विवाह के लिए, विवाह के लिए बाध्य किया गया, बाध्य किया गया। विरमदेव को क्या किया गया, विवाह के लिए क्या किया गया, बाध्य किया गया। और विरम ने, राजकुमार विरम ने तुर्क कन्या से विवाह करना अधार्मिक समझा और कहां चला गया, जालोर चला गया। राजकुमार विरम ने तुर्क कन्या से विवाह करना अधार्मिक समझा, अधार्मिक समझा। वह अधार्मिक समझा, वह कहां चला गया, आपके जालोर चला गया। और चुपके से कहां चला गया, जालोर लौट, वह जालोर लौट आया, जालोर लौट आया। तो विरम को पता था अगर मैं रात को रुका तो अलाउद्दीन खिलजी मेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दे से, तो रात को ही अपना घोड़ा लेकर आता। कहानी वो गाना सुना है ना कि फिरोजा क्या कहती है, वो आपने गाना सुना होगा, आधी रात में गोली चला भाई लेके 2 नाली हाथ में,
तो फिरोजा ये कहती है आधी रात महलू बाज गयो लेके घोड़ो हाथ में। तो वापस विरमदेव क्या कहता है, दिन में तो मने ढूंढे अलाउद्दीन खिलजी, आऊंगा आधी रात में, है ना। तो वही बात है। इससे अलाउद्दीन नाराज होकर जालोर पर क्या कर देता है, दावा बोल देता है। इससे नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करता है। मतलब ये कारण रहा होगा, ये कहता है मुणोत नैन्सी के अनुसार कारण अलाउद्दीन खिलजी का ये था जालोर पर आक्रमण करने के कारण। अब एक आता है कानड़देव प्रबंध। किताब कौन सी है, कानड़देव प्रबंध। इसमें भी इसी बात का उल्लेख मिलता है कि जब सुल्तान को जालोर पर आक्रमण करने से कानड़देव प्रबंध में यह कहता है कि इतनी घटना होने के बाद जब सुल्तान ने जब जालोर पर आक्रमण किया तो सुल्तान को सफलता नहीं मिली। तब फिरोजा खुद के जाती है कहाँ, जालोर। कहाँ जाती है, जालोर। और वहीं पे वो डायलॉग मारता है मामू लाजे बाटिया। तो जब सुल्तान को जालोर के आक्रमण पर सफलता नहीं मिलती है तो फिरोजा स्वयं जालोर गई, परंतु वीरमदेव ने विवाह करने से क्या कर दिया, मना कर दिया था। ये जानकारी कौन देती है, कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध के अनुसार कानड़देव प्रबंध के अनुसार जब सुल्तान ने जालोर पर आक्रमण किया और उसे सफलता नहीं मिली तो फिरोजा स्वयं जालोर गई और कानड़ देश से मिलती है मेरो वीरम कठ है, मेरो प्यार कठ है, मेरो वीरम कठ है। और वीरम वट उतर देवे मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं परनी जू तुरकणी तो उल्टो हो गए भान। तो ऐसे थे हमारे चौहान राजा वीरमदेव, जिन्होंने अपने, अगर वो चाहते तो अपनी रक्षा के लिए उससे विवाह भी कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने कुल को ऊपर रखा, अपने मान सम्मान को ऊपर रखा। तो और उन्होंने कहा कि कोई नहीं, युद्ध होगा तो होगा, कोई नहीं, कोई बात नहीं है। तो कानड़देव प्रबंध में यह कहा जाता है फिरोजा स्वयं कहां गई, जालोर गई, परंतु वीरमदेव ने विवाह करने से मना कर दिया। परंतु वीरमदेव ने विवाह करने से मना कर दिया। क्या कर दिया भाई, विवाह करने से मना कर दिया। अब देखो इस कहानी को मैं लंबा खींचना होता तो 1 घंटा भी लगा सकता था, लेकिन आपके सबकी सुनी हुई है, फिर भी मैंने शॉर्ट में आप सबको बता दिया है कि इस तरह घटना हुई, ताकि अपने कहानियों में कम ध्यान देते हुए अपने को टू द पॉइंट अपने को सिलेबस करना है, कम समय में अपने को अच्छा सिलेबस पढ़ना है। इसलिए मैंने कहानी को थोड़ा शॉर्ट में आपको 5-7 मिनट में आपको बता दिया। अब देखना, कहते हैं कि इससे फिरोजा की एक दाइमा थी, क्योंकि फिरोजा की मां नहीं थी, उसको पालन पोषण करने वाली उसकी एक दाइमा थी, जिसका नाम क्या था, गुल बिसत। क्या नाम था, गुल बिसत। को आक्रमण के लिए भेजा। भाई इस गुल बिसत वो जाती है, कहते हैं कि जालोर पर, अब जब वापस फिरोजा रोती रोती अब आपके पापा कहना क्या बन, तो मैं जालोर गई बन मना कर दियो। तो कहते हैं कि इसकी जो दाइमा होती है, कहती बेटी मैं जाऊंगी तेरे लिए, और मैं तेरे लिए उस वीरमदेव को लाऊंगी, चाहे जिंदा लाऊं चाहे मरा हुआ लाऊं। तो कहते हैं कि कुछ वर्षों बाद अलाउद्दीन ने फिरोजा की दाइमा गुल बिसत को क्या भेजा, आक्रमण के लिए भेजा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा की दाइमा गुल बिसत को, क्या नाम था, गुल बिसत, गुल
बिहसत को आक्रमण के लिए भेजा, को आक्रमण के लिए। तो किसको भेजा? अलाउद्दीन खिलजी ने जो आपकी फिरोजा की दाइमा था गुल बिसत को क्या भेजा? आक्रमण के लिए भेजा। उसके बाद और भी कई कारण थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी होना और जालोर जो खिलजी सेना के लिए दक्षिण प्रयास में बाधक हो सकता था, इसलिए जालोर को वो क्या कर सकते थे? जी सकते थे, क्योंकि जब भी खिलजी सेना को दक्षिण में अभियान करना होता तो कहां से जाना होता था? जालोर, और जालोर वाले उनके लिए क्या बने हुए थे? समस्या बने हुए थे। चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तीसरा कारण, जालोर खिलजी सेना के लिए दक्षिण अभियान में बाधक हो सकते थे। मतलब ये भी कारण पता लगाया जाता है कि जो जालोर था वो खिलजी सेना के लिए दक्षिण के प्रयास, जब भी दक्षिण में अभियान करने जाता होता था दिल्ली वालों को, तो जालोर उनके बीच में क्या समस्या करता था? उनके बाधक के रूप में काम करता था। हाँ? और दक्षिण में अपना प्रभाव जमाने के लिए इसने क्या समझा? दुर्ग सैनिक दृष्टि से उपयोगी हो सकता है ना? तो दक्षिण में प्रभाव जमाने तथा राजनीतिक प्रभाव व सैनिक दृष्टि से जालोर उपयोगी हो सकता है। ऐसा भी आइडिया लगाया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को जालोर है वो दुर्ग उपयोगी लगा, क्योंकि अगर वो जालोर पे अधिकार कर लेता है तो दक्षिण में जितने भी अभियान करेगा तो एक तो वो उसके लिए सुरक्षित रहेगा, और दक्षिण के जितने भी उसका दक्षिण में जितने भी क्षेत्रों में उसका शासन है जालोर से वो उसकी निगरानी रख सकता है, वो वहां से राजनीति कर सकता है, और सैनिकों की दृष्टि से भी जालोर दुर्ग क्या था? उपयोगी हो सकता है। ठीक है। फिर फरिश्ता ये बताता है, फरिश्ता के अनुसार ये कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली दरबार में हिंदू शासकों को क्या किया था? अपमानित किया था, जिसके कारण कानड़ देव उसको चुनौती देकर कहा जाता है? जालोर आ जाता है। ये बात कौन बताता है? फरिश्ता। तो नंबर 4 कारण की अगर बात करें अपने, नंबर चौथा कारण फरिश्ता के अनुसार, तो नंबर 4 लेते हैं। फरिश्ता के अनुसार फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली दरबार में हिंदू शासकों को अपमानित किया। तो कानड़ देव ने क्या दिया? कानड़ देव ने उसको क्या दी? चुनौती दी। अपमानित किया तो कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी को कह, तू इतो जे तुरम खाए नहीं, इतो तू अपने आप ने बड़ो राजा समझे तो आज ही जालोर मिल लांगा। तो कहा कि तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें हिंदुओं को अपमानित करने की? तू कह रहा है कि कोई हिंदू शासक नहीं है, मैं बैठा, अगर हिम्मत है तो जालोर पे आक्रमण कर लेना और जालोर को जीत लेना। अगर वहीं पे अगर जालोर में कुछ लोगों ने विश्वासघात नहीं किया होता तो जालोर वाले कभी अलाउद्दीन खिलजी को जीतने नहीं देते। लेकिन हमारे तो यहाँ विश्वासघात है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किस्ती डूबी वहां जहाँ पानी कम था, तो हमें तो अपनों ने लूट लिया। वरना इन मुस्लिम शासकों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारे मेवाड़, मारवाड़ और जो क्षेत्र थे, जालोर वाला क्षेत्र था, चाहे वो चित्तौड़ वाला क्षेत्र था, वहां
इनकी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो उनको अधिकार कर ले, लेकिन छल कपट के कारण ये लोग क्या कर गए, अधिकार कर गए। तो ये आज भी समस्या है छल कपट वाली, तो इन छल कपट से हमें दूर रहना है। तो ये जो छल कपट वाली समस्या थी, इसी के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जगह जगह पे क्या कर दिए, वहां पे हत्याएं की, लोगों को मारा, साका करवाया, केसरिया करवाया। अगर ये छल कपट नहीं होता तो अलाउद्दीन खिलजी इंच भर धरती हमारी राजस्थान की ले नहीं पाता। तो वो कितने गौरवशाली राजा थे जिन्होंने इस जैसे सेनाओं के साथ क्या किया था, युद्ध किया था। चुनौती देकर जालोर आ गया। बाकी एक दो पॉइंट वो सेम रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी राजा होना, वो अपने राज्य का क्या कर सकता था, विस्तार करना चाहता था। अब 1305 में अलाउद्दीन खिलजी किसको भेजेगा, एन उल मुल्क के नेतृत्व में क्या भेजेगा, सेना भेजेगा। ये सभी कारण थे। और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना भेजता है एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में, और वो एन उल मुल्क मुल्तानी वहां से क्या करवा लेता है, संधि करवा देता है, और कानड़देव को अपने साथ दिल्ली ले जाता है। तो इसी में लिखते हैं 1305 में 1305 में अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को एन उल्क मुल्तानी एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालोर भेजा। और एन उल मुल्क मुल्तानी क्या कर लेता है, गौरवपूर्ण संधि कर लेता है। अगर कानड़देव कहता है मैं संधि बंदी नहीं करूंगा, वहां तो क्या होता है, बेइज्जती होती है। तो उन्होंने कहा आपके आत्म सम्मान की रक्षा की जिम्मेवारी मेरी है, आपको वहां बेइज्जती नहीं होना पड़ेगा। तो कहते हैं 1305 से 1308 तक अलाउद्दीन खिलजी वहां पे शासन भी करता है, उसका जो गौरवपूर्ण जीवन भी रहता है। लेकिन 1308 में ये कहासुनी हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी बेइज्जती करता है 1308 में, तब ये कहानी आगे जाके बिगड़ जाती है। भेजा मुल्तानी ने, मैं सीधा लिख रहा हूं, मुल्तानी ने कानड़ देव के साथ कानड़ देव के साथ कानड़ देव के साथ गौरवपूर्ण संधि की। तो एनुल मुल्तानी क्या करता है, कानड़ देव के साथ क्या कर लेता है, संधि कर देता है। और संधि करने के बाद कानड़ देव को अपने साथ दिल्ली ले गया, तथा कानड़ देव को क्या हो गया, दिल्ली ले गया। कहां ले गया, दिल्ली ले गया। और कानड़ देव 1305 से 1308 तक गौरवपूर्ण शासन भी करता है। कानड़ देव 1305 से 1308 तक गौरवपूर्ण शासन भी करता है, गौरवपूर्ण शासन किया। बाद में खेला बिगड़ जाता है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी है वो उड़ता तीर ले लेता है, किसके साथ, कानड़ देव के साथ। गौरवपूर्ण जो काम कर रहा था उसको छेड़ देता है, और ठीक है, और अपने फिर ये युद्ध का कारण बन जाता है। मनोज नैन कहता है कानड़ देव नहीं गया था, उसकी जगह कौन गया था, आपका विरमदेव गया था। और विरमदेव ने वहां पे फिरोजा को प्रेम में, फिरोजा ने देखते उसके साथ क्या कर लिया, प्रेम कर लिया। तो मनोज नैनसी के अनुसार नैनसी के अनुसार कानड़ देव की जगह कौन गया था। नैनसी क्या कहता है, नैनसी ये कहता है कि कानड़ देव के साथ, कानड़ के साथ कौन गया था, विरमदेव भी दिल्ली गया। नैनसी के अनुसार कानड़ देव के साथ विरमदेव भी क्या गया, दिल्ली गया। विरमदेव भी दिल्ली गया। कहां गया, दिल्ली गया। कानड़ देव के साथ विरमदेव भी क्या गया, आपके दिल्ली गया, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी अपने क्लास है वो कल करेंगे। बाकी क्लासें हैं क्योंकि टाइम हो चुका है और कुछ थोड़ा काम भी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और एक बार फिर आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बढ़ें, आगे बढ़ें और जीवन की उच्च सफलता को प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। सभी को राम राम, नमस्कार, खमा गणी, जय हिंद, जय भारत।